नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आदर्श शुक्ला आपका स्वागत करता हूं पॉलिटिकल का क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो उद्देशिका के रूप में जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्तावना पेश की गई, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त कर उसी को भारत के उद्देशिका मान लिया गया। और इसमें केवल एक बार संशोधन हुआ, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया। अब उद्देशिका को हम पढ़ते हैं तो इसमें आप देखिए कि उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ऐसे शब्दों को कैसे पिरोया है कि आप आज से अगर 200 साल 300 साल बाद भी इसे पढ़ेंगे तो उसमें वर्तमान के संक्षेप में भी रख के उसका वही अर्थ निकलेगा जो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्यों से निकाला गया था। तो इसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को, तो यहाँ प्रभु संपूर्ण और समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, तो ये जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे: अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। संप्रभु का मतलब होता है कि जो भारत है वो अपनी विदेश जो स्वतंत्रता के बाद पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में वो चाहे तो किसी भी देश से मित्रता कर सकता है और अपने देश के अंदर कोई भी प्रशासनिक नीति लागू कर सकता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए इसमें 3 बातें कही गई थी कि न्याय जो भारतीय जनता को प्राप्त होगा वो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा। क्योंकि जो भारत में उस समय थी बहुत ही असमानता थी, तो इस असमानता को दूर करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रखा गया था। विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है वो विविधताओं से भरा देश है, और आप देखते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग भारत में थे। तो इसलिए भारत की जो प्रस्तावना थी उसमें विश्वास और अभिव्यक्ति कि व्यक्ति जैसा चाहे वैसा, जो धर्म चाहे उसमें उसके अनुसार प्रार्थना और जो उस धर्म में पूजा पाठ का प्रक्रिया हो वो अपना सकते हैं। अब उसके बाद प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत में कई राज्य जैसे दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और मध्य और दक्षिण भारत में जगह जगह पे पहनावा, खान पान और काफी विविधताएं हैं। तो इसको भी राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने और बंधुता बनाए रखने के लिए उद्देशिका में स्थान दिया गया था। इसके बढ़ाने और दृढ़ संकल्प और इसके बाद दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा द्वारा आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को मौत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अनुमित और आत्मपायित किया जाता है। जो उस समय सन था वो 1949 था। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को पूर्ण रूप से मान कर लिया गया, जिसमें 288 उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। और उस दिन सन में और जो हिंदू पंचांग है उसमें मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी और संवत 2006 विक्रम था। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि भारत एक बहुत विविधता भरे हिंदुओं का भी राष्ट्र माना जाता है, तो इसलिए इसमें हिंदू विक्रम संवत का भी उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में मुख्य बातें: संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो संविधान है उसकी रूपरेखा जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा
प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत कर दी गई थी। और आगे चलकर जैसे कि 58वें संविधान संशोधन द्वारा जब इसका हिंदी अनुवाद किया गया तो उसमें कहा गया था, अगर कोई संविधान का कोई ऐसा अनुच्छेद या कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए संविधान की प्रस्तावना को मुख्य माना जाएगा। तो इसलिए इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। एक तरफ से ये पूरे संविधान को एक रूप से खोल देती है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और इसमें भारतीय जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के शीर्ष नेता को प्रशासनिक पद दिया जाता है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री। तो जो भारत की अंतिम सत्ता की शक्ति है वो भारतीय जनता में निहित है। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपादित करते हैं। इसका मतलब है कि जो संविधान सभा के लोग थे उन्होंने 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से अपने पूर्ण अधिकार संविधान सभा द्वारा राज्य को दे दी और राज्य द्वारा प्राप्त अधिकारों को अंगीकृत कर लिया। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता और निर्णय यूनियन बैंक बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषणा की गई थी कि किया गया था। प्रस्तावना में जो है न्यायालय परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था। लेकिन 1957 बेरूबाड़ी यूनियन वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध होगी वहां प्रस्तावना विधायक का निर्वाचन में सहायक होगी। जो बेरूबाड़ी मामला था 1960, उसमें कहा गया कि जो भारतीय संविधान की जहाँ पे भी भाषा संदिग्ध लगेगी या कोई अनुच्छेद ऐसा जो विवाद का विषय बनेगा उस जगह पे संविधान सभा द्वारा जो उद्देश्य प्रस्तावना है उसमें दिए गए अर्थ के आधार पर उसका निर्णय किया जाएगा। बेरूबाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का ही अंग है, इसलिए विधायिका संसद में संशोधन कर सकती। बेरूबाड़ी वाद में कहा गया था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है, इसमें भारतीय संसद 368 के तहत जो है संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक वाद हुआ था, इसमें जो फैसला था वो जूरी सिस्टम द्वारा 13 जज थे और 7 पक्ष में और 6 विपक्ष में। सबसे बड़ी बेंच जो थी वो यही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 23 मार्च 1973 में फैसला आया था। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना भी संविधान का अंग है और उसमें संसद परिवर्तन कर सकती है। केशवानंद भारतीवाद ही सर्वोच्च न्यायालय का मूल ढांचा सिद्धांत दिया गया प्रस्ताव को संविधान का मूल ढांचा मानता है। अब संसद संविधान की मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो अनुच्छेद 32 है वो पूर्ण रूप से सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वो संविधान की रक्षा करे और इसके उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अगर संसद कोई ऐसा संविधान में संशोधन करता है जिससे संविधान का मूल ढांचा या प्रस्तावना का मूल ढांचा परिवर्तित होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है। जैसे कि 99वां संविधान संशोधन जजों की जो खंडपीठ थी उसका मुख्य जज नियुक्त करने के लिए जो पार्लियामेंट सिस्टम भारतीय जनता पार्टी लाई थी उसे सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सर्वोच्चता सिद्ध करते हुए निरस्त घोषित कर दिया था। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया। अखंडता शब्द से मतलब है भारत खंडों जैसे भाषा के आधार भारत खंडों में जैसे भाषा के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर, खान पान के आधार पर
कई खंडों में विभक्त है, लेकिन इसको अखंड भारत माना जाता है, इसलिए इसे संघ को अधिक शक्तियां दी गई हैं। भारत के संविधान के निर्माण में निम्नलिखित देशों की अब जैसा कि आप देखते हैं कि 160 देशों का जो संविधान आया था, तो अब कौन से संविधान से क्या लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इससे मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालय की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति उस पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपातकाल। जैसा कि अमेरिका के संविधान से आप देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो भाग 3 में 14 से 32 तक दिए गए हैं, वो अमेरिका के संविधान से, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी अमेरिका और संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की को पद से हटाना आदि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। फिर इसके बाद आता है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से आप देख सकते हैं संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अमेरिका में जो है पहले व्यक्ति राज्य का नागरिक होता और फिर देश का नागरिक होता, लेकिन भारत में एक ही नागरिकता है। आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं मिलेगी, आपको भारत का ही नागरिक कहा जाएगा। तो एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया। और फिर आता है आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे सिद्धांत थे जिनको राज्य अपनी स्वेच्छा से माने या न माने, ये 33 से 51 तक भारतीय संविधान में रखे गए हैं। अब इसमें निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा इत्यादि के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्तियों को मनोनीत। जो राज्यसभा में 12 व्यक्ति राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत कई संघ और राज्यों का एक समूह है। तो इसमें जो संघ और राज्यों के बीच जितने भी मुद्दे हैं, ये संघ सूची के समवर्ती सूची के विषय और प्रस्तावना की भाषा और केंद्र और राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी, आपातकाल में के लिए प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। जैसा कि आपातकाल आप देख सकते हैं 352, 356 और 360 तीन प्रकार के भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो ये जर्मनी के संविधान से ली गए हैं। और इस समय जब आपातकाल की स्थिति होती है तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं। कनाडा, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति, जो मतलब राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, वो कनाडा के संविधान से ली गई है। और संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान था उससे संशोधन। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रारूप। जो 51A में मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़े गए, वो रूस से लिए गए थे। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब भारतीय संविधान के अनेक देशी विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि 1935 के अधिनियम का 70% कह सकते हैं 250 अनुच्छेद वैसे ही, और 1935 के अधिनियम को सब ले लिए गए थे, फिर भी उन्हें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ रखा गया। भारतीय संविधान की अनुसूची। प्रथम अनुसूची। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान जब बन के तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। बाद में कई संशोधन के बाद 12 अनुसूची हो गई। तो पहली प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में जो है भारतीय संघ के घटक राज्य 28 है और ये 9 है का उल्लेख है। जो भारत है वो राज्यों का संघ
भारतीय संघ राज्यों का संघ है। इसमें कहा प्रथम अनुसूची में कहा गया है कि भारत विघटित राज्यों का अविघटित संघ है ये। और जिसमें राज्य का निर्माण और उसका नाम और उसके सीमा क्षेत्र का निर्धारण भारतीय संसद द्वारा किया जा सकता है। संविधान के 59वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वो 69वें संविधान संशोधन द्वारा इसको दर्जा प्राप्त हुआ। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति व उपसभापति व विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधि परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के और भारत की नियंत्रण महालेखा को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते। हम जैसा कि दूसरी अनुसूची है उसमें भारत के प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन और भत्ते की बात कही गई। और तीसरे अनुसूची इसमें विभिन्न पदाधिकारी, मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। इसमें तृतीय अनुसूची में आप बोल सकते हैं कि जो शपथ प्रक्रिया है वो जो भारत के प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री या राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनको जो शपथ दिलाई जाती है वो तृतीय अनुसूची में। चतुर्थ अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों की राज्यसभाओं के प्रतिनिधियों का विवरण दिया गया। और पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कहा गया है। अनुसूचित जाति और प्रशासन को पांचवी अनुसूची में रखा गया है। इसके बाद आती है छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र प्रशासन के बारे में रखा गया है जो भारत के पूर्वी राज्य है। और सातवीं अनुसूची है, इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, जैसे कि आप देख सकते हैं तीन संघ राज्य केंद्र सूची, राज्य सूची और संघ सूची के विषय होते हैं। जिसमें संघ सूची सबसे पहले केंद्र को संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। विधि लागू करने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हैं। और राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है और बना सकती है और विधि लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में 61 हो गए। समवर्ती सूची, ये वह सूची है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बना सकती हैं, परंतु कानून और विषय समान होने पर केंद्र सरकार को ज्यादा महत्व। जब ये लागू हुई तो इसमें 47 विषय थे, वर्तमान में 52 हो गए। वेट समिति सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध में नहीं था 2019 से पहले। 2019 से पहले ये जो संघ सूची के विषय थे, समवर्ती सूची के विषय थे, इन पर बनाए गए कानून जम्मू कश्मीर राज्य पर नहीं लागू थे। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। फिर उसके बाद 21, 71 और 92 संविधान संशोधन द्वारा 21 में 1 और 71 में 3 और जो 92वां संविधान संशोधन था उसमें 4 भाषाओं अन्य को जोड़कर 22 भाषाएं दी गई का उल्लेख किया गया। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वां संशोधन में सिंधी और 1992 में 71वें संविधान में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली और 2003 में 92वें संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली और डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल करके 22 भाषाएं बनाई गई। 9वीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इस अधिनियम में 1951 के द्वारा जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने जो रैयत का नियम निकाला था उसमें जमींदारी व्यवस्था और कई प्रकार की व्यवस्थाएं थी और संपत्ति
जो थी वो कुछ लोगों के पास थी। तो इस एकाधिकार को समाप्त करने के लिए, जो जमींदारी व्यवस्था का अंत करने के लिए भारत में प्रथम संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा ही नवी अनुसूची जोड़ी गई। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान में नवी अनुसूची सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 को संगठित संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि नवी अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तथा न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। जैसा कि नवी अनुसूची में 2007 से पहले संविधान के जो विषय थे उन पर कोई एक्शन न्यायालय नहीं ले सकता था, लेकिन बाद में एक खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि आप अगर नवी अनुसूची कहीं भी किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, या हम बोल सकते हैं कि उससे किसी समाज के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसपे संशोधन किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। इस समय जो राजनीतिक सत्ता थी, उसमें जो पार्टियों के चुने हुए प्रतिनिधि थे, वो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, इससे जो जनता का जो मत देकर चुनकर सरकार के प्रति अपना निर्णय था, उसकी विफलता हो रही थी। तो जो राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने अपने पार्टी के प्रति और जनता के दिए हुए मत के प्रति वफादारी सिद्ध करने के लिए ये 52वां संविधान संशोधन किया। इसमें सबसे मुख्य बात थी, बिहार में एक नेता हुए थे जिनको आया राम और गया राम कहा जाता था। कभी वो इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में जाते रहते थे, जिससे कि जनता का जो चुनाव का में एक निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया थी, उसको बहुत आघात होता था। इसलिए इसमें व्यवस्था की गई कि जो अगर चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जाता है, तो उसे अपनी पद और जो पद होगा उससे इस्तीफा देना पड़ेगा, और जो पार्टी में उसकी सदस्यता है उससे भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और उसके बाद आती है 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। जो विकास का स्तर था, उसको जमीनी स्तर तक लाने के लिए, स्थानीय स्तर तक लाने के लिए, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज संस्था, इसमें जो विकास का स्तर था 3 स्तरों पर, पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, 3 स्तर रखे गए थे। और इसमें जो विषयों की संख्या थी वो 29 थी। और इसके बाद आती है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन में, जैसा कि आप जानते हैं, भारत गांव और शहरों का एक मिला जुला कह सकते हैं राष्ट्र है। तो इसमें शहरों के विकास के लिए भी 74वां संविधान संशोधन 1993 किया गया, जिसमें भी 3 स्तरों पर प्रशासनिक व्यवस्था की गई। इसके बाद अब चलते हैं जो संविधान के भाग हैं 22। तो उसमें सबसे पहला भाग है एक, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र। जैसा कि आप जानते हैं, भारत राज्यों का एक संघ है, और इसमें जो केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं। भारत विघटित राज्यों का अविभजित संघ है, इसकी व्यवस्था भाग 1 में की गई है। और इसके जो 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक, और दूसरे में नागरिकता, भारत में रहने वाले नागरिकों को कैसी कैसी नागरिकता प्राप्त है और कैसे कैसे उनको नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है, और कैसे उनकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, इस सबको भाग 2 में नागरिकता के तहत रखा गया है, 5 से 11 तक। फिर आता है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35, जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार किसी भी राज्य के नागरिकों को प्रदान वो अधिकार है जो अति संकटकालीन स्थितियों में भी उसको जीवित रहने के लिए प्राप्त होते हैं।
और फिर भाग 4 में आते हैं नीति निर्देशक तत्व। ये नीति निर्देशक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो राज्य अपनी स्वेच्छा के अनुसार चाहे तो मान्य कर सकता है या चाहे तो ना भी कर सकता है। ये 36 से 51 तक। फिर आता है 4 का। ये जो है मूल कर्तव्य 51 का में जोड़े गए हैं। ये मेन रूप से स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की सिफारिश पर उन्होंने 8 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ने के लिए कहा था, जो रूस से लिए गए हैं और 2 सरकार ने जोड़े थे और 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक अन्य मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अब कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। उसके बाद भाग 5 में संघ 52 से 151 तक। जो संघ होगा, जो भारत है उसका जो राष्ट्र है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, सरकार, राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री वगैरह जो है भाग 5 में 52 से 151 तक। और उसके बाद भाग 6 में राज्य 152 से 237 तक। तो राज्यों में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं 152 से 137 तक भाग 6 में। और इसके बाद आता है भाग 7। पहली अनुसूची के भाग था कि राज्य 338 निरस्त। ये जो भाग 7 है संविधान का, इसको निरस्त कर दिया गया था। और इसके बाद आता है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 339 से 342 तक। और फिर भाग 9 में पंचायतें 343 का से 8 तक। और उसके बाद भाग 9 का में नगर पालिकाएं जो होती हैं 243 का से 243 या 6 तक। और फिर 9 खा में सहकारी समितियां 343 या जा से या ना तक। फिर 10वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 का तक। भारत में जो अनुसूचित क्षेत्र है पूर्वी राज्य या अन्य राज्य, वो 10वीं में। और उसके बाद 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध। जो भारत संघ है उसका राज्यों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, भाग 11 में लिखित है, जो 245 से 263 तक है। उसके बाद भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद 264 से 300 का तक। और 300 का में संपत्ति संबंधी अधिकार रखे गए हैं। जो मौलिक अधिकार थे उनको मौलिक अधिकार के तहत 31 में जो व्यवस्था की गई थी उसको बाद में संशोधित करके 300A में रखा गया। अब उसके बाद आता है भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। जो भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है उसकी व्यवस्था क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये भाग 13 में है 301 से 307 तक। एवं संघ और राज्य के बीच अधीनस्थ सेवाएं 308 से 323। और भाग ये 14 में। और भाग 14 का में अधिकरण 323 से 323 खा तक। और भाग 15 में निर्वाचन। जो भारत में निर्वाचन प्रक्रिया है, जो चुनाव प्रक्रिया है, कैसे चुनाव कराए जाएंगे, किस दल के को मान्यता देनी है, क्या होना है, ये सब भाग 15 में 324 से 329 तक। अब इसके बाद भाग 16 में आता है कुछ वर्गों के संबंध में विषयों का उपबंध। जो कुछ वर्ग विशेष वर्ग हैं उनको उसके संबंध में उपबंध 330 से 342 तक। इसके बाद भाग 17 में राजभाषा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन भारत की 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। वो भाग 343 से 351 तक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत को 22 राज्य भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। और भारतीय संविधान में 22 राज्य भाषाओं का दर्जा प्राप्त है, जिसमें से हिंदी एक है। फिर भाग 18 में आपात उपबंध आते हैं। जैसा कि भारत में 3 प्रकार के आपात उपबंधों का जिक्र किया गया है: विदेशी आक्रमण, वित्तीय संकट और आंतरिक अशांति। अगर ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संपूर्ण शासन को अपने हाथों में ले सकता है। और फिर भाग 19 प्रकीर्णन।
जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी संकट काल में, वो भाग 19 में 361 से 367 भाग 20 संविधान संशोधन। जो संविधान का संशोधन है वो संसद किस तरीके से कर सकती है, किस किस भाग में संशोधन कर सकती है, किसको साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है और किसको असाधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है, किसको राज्यसभा और लोकसभा में पर्याप्त बहुमत प्राप्त हो, ये सारी बातें 368 में संविधान संशोधन भाग 20 में कही गई हैं। और फिर भाग 21 में अस्थायी संकरणकालीन विशेष उपबंध, जैसे कि कभी संकरणकालीन और अस्थायी अध्यादेश, जो मुख्य रूप से कह सकते हैं अध्यादेश जो समय समय पर आया करते हैं कभी कभी संकटकालीन स्थिति में, उनका जिक्र भाग 21 में किया गया है 369 से 392। और फिर भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्रकरण पाठन और निरासन 393 से 95 तक किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो पहले मूल रूप से इंग्लिश में लिखा गया था, जो लैटिन इंग्लिश थी उसमें लिखा गया था, और उसको 1985 में हिंदी रूपांतरण किया गया और कहा जो संविधान का हिंदी रूपांतरण करने वाली हिंदी संस्था थी उसका कार्य को अंतिम रूप देने का कार्य भारत के राष्ट्रपति को था। और कहा गया था यदि अगर कहीं भी संविधान की भाषा समझने में कोई दिक्कत होती है तो जो इंग्लिश का शब्द का हिंदी रूपांतरण होगा वही मान्य होगा, और अगर वो भी दिक्कत होती है तो जो प्रस्तावना की भाषा है उसी को साक्ष्य के रूप में मान लिया जाएगा। थैंक यू गाइस, और लास्ट तक क्लास में बने रहने के लिए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भेजना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में संविधान का भाग 1 राज्य और संघ 1 से 4 तक। तब तक के लिए नमस्कार।